फ़क्र पाकिस्तान शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 114वां यौम पैदाइश है। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवक़्क़ा तक़रीब का इनक़ाद हुआ। पाक बहरिया की चाको चौबंद दस्ते ने एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के 148वें यौम पैदाइश के मौके पे मज़ार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड के फराइज संभाल लिए। तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडर सेंट्रल पंजाब एयर एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी ने गार्ड्स का मुआयना किया और अमीरुल बहर नवीद अशरफ की तरफ से मज़ार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। यौम इकबाल के मौके पे वफाकी वजीर राना तनवीर, GOC मेजर जनरल आतिफ बशीर और एयर वाइस मार्शल राना आसिफ ने भी मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। अमीरुल बहर एडमिरल नवीद अशरफ समेत पाक बहरिया के अफसरान और दीगर ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। तकरीब में मुल्की सलामती, बका, खुशहाली, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। कैमरामैन मलिक जावेद के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। शायर मशरिक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल का 148वां यौम पैदाइश है। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी फ़ातिह ख़ानी की गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की भी मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने फूलों की चादर चढ़ाई। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की भी मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी गई है। आपको बताएं कि IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी गई है, फूलों की चादर चढ़ाई गई है और फ़ातिह ख़ानी भी की गई है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की भी मज़ार इकबाल पर हाज़िरी। आपको बताते चलें कि शायर मशरिक़ मुफ़क्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल का आज 148वां यौम पैदाइश है और वफाकी वज़ीर राना तनवीर की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी गई है और साथ ही साथ फ़ातिह ख़ानी की गई है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी है, फूलों की चादर चढ़ाई है और उनकी जानिब से फ़ातिह ख़ानी भी की गई है। वज़ीर दाखिला मुअज़्ज़म नक़वी का शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल को शानदार अल्फाज में ख़राज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर दाखिला मुअज़्ज़म नक़वी ने कहा कि इकबाल की शख्सियत और फ़िक्र एक बेमिसाल मीरास है। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानान हिंद में खुदी और वक़ार का जज्बा बेदार किया। पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। अल्लामा इकबाल के अफ़कार आज भी हमारे लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी ने नौजवानों को बुलंद हौसला, खुद एतमादी अता की है। इकबाल की शायरी लासवाल पैगाम है जो अमल और फिक्र की दावत देती है। हमें पाकिस्तान की तरक्की, इत्तेहाद और अमन के लिए कोशां रहना होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि नौजवान अपनी खुदी पहचाने, मेहनत से पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की तामीर करें। आज हमें अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इकबाल के पैगाम को अपनाना होगा। तो वज़ीर दाखिला मुअज़्ज़म नक़वी का शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल को शानदार अल्फाज में ख़राज अक़ीदत पेश किया गया है और उन्होंने ये कहा कि इकबाल की शख्सियत और फ़िक्र एक बेमिसाल मीरास है। अल्लामा इकबाल में मुसलमानान हिंद में खुदी और वक़ार का जज्बा बेदार किया। पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर और इसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल के अफ़कार आज भी हमारे लिए रहनुमाई का सरचश्मा है। इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी ने नौजवानों को बुलंद हौसला और खुद एतमादी अता की है। इकबाल की शायरी लासवाल पैगाम है जो अमल और फिक्र की दावत देती है। हमें पाकिस्तान की तरक्की, इत्तेहाद और अमन के लिए कोशां रहना होगा। मुअज़्ज़म नक़वी ने मज़ीद ये कहा कि नौजवान अपनी खुदी को पहचाने, मेहनत से पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए तामीर करे। आज हमें अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इकबाल के पैगाम को अपनाना है। रावण में आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला दुआ में रकत आमेज मनासिर के साथ इख्तिताम पसीर हो गया। मौलाना इब्राहिम देवला ऑफ इंडिया ने पहले मरहले की इख्तितामी दुआ करवाई है। इख्तितामी दुआ से कबल मौलाना इब्राहिम देवला ने दुआ की फजीलत पर भी रोशनी डाली। दुआ इबादत है, मौलाना इब्राहिम की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह ताला से मगफिरत की दुआ मांगनी चाहिए। इख्तितामी दुआ के बाद इनखला का अमल शुरू कर दिया गया।
की तरफ मुतवज्जे फरमा, दीन दुनिया और आखिरत की खैर से हम सबको माला माल फरमा। ए अल्लाह, जिन दोस्तों ने भाइयों ने दुआओं के लिए कहा हो, लिखा हो, उनके जायज मकासद को या अल्लाह तो अपने करम से पूरा फरमा और उनकी दुश्वारियों में आसानियां पैदा फरमा। जब तक जिंदा रखे ए अल्लाह हम सबको अपने दीन पर कायम फरमा और मरने का वक्त आवे तो कमाल ईमान और खात्मा नसीब फरमा। मौत और माबाद मौत में बरकत मुक़द्दर फरमा। मौत के बाद की हलाकतों से हिफाज़त फरमा। कब्र के अज़ाब से, आखिरत के अज़ाब से, हशर के अज़ाब से ए अल्लाह पूरी पूरी हिफाज़त फरमा और दुनिया और आखिरत की खैर अता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन खैरि मा सअलका मिन्हु नबियुका सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सअअज़क मिन्हु नबियुका मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस इज्तिमा को कबूल फरमा और आइंदा जो होने वाले उसे भी कबूल फरमा और खैर मुक़द्दर फरमा, आसानी मुक़द्दर फरमा, उम्मत के रुजू का ज़रिया फरमा और हम सब की आखिरत बनने का ज़रिया फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रायगढ़ सालाना तबलीगी इज्तिमा के हवाले से बात कर रहे हैं जो कि अख्ताम पजीर हो चुका है। रायगढ़ सिटी आने वाली तमाम सड़कें इस वक्त बंद हैं। इज्तिमा से इनखला के लिए इजाफी नफरी तैनात की गई है। 1200 के करीब अहलकार इस वक्त ड्यूटी पर मामूर है। इस हवाले से मजीद जान लेंगे। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। आबिद चौधरी, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और साथ ही साथ इस वक्त हमारे साथ शाहिद नदीम सिपरा और वकास अहमद भी मौजूद होंगे। आबिद चौधरी, आप बताइएगा। जी बिल्कुल, तकरीबन 9 बजे के करीब रायगढ़ इज्तिमा का पहला मरहला जो है वो दुआ के बाद इख्तिताम पजीर हुआ और जैसे ही दुआ शुरू हुई तो उस वक्त ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक इंतजाम को मुकम्मल करते हुए रायगढ़ आने और जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बंद कर दी गई और रिंग रोड जो है उसको भी इस वक्त एक तरफा चलाया जा रहा है। सिटी की जानिब से बताया जा रहा है कि तकरीबन 1200 के करीब ट्रैफिक वार्डन्स हैं जिन्हें रायगढ़ के अतराफ में तैनात किया गया है। ट्रैफिक वार्डन्स को रायगढ़ रोड, मुल्तान रोड, मांगा रोड और सुंदर रोड, उसके साथ साथ जो रिंग रोड है उसके मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया ताकि जो शुरका थे इज्तिमा के उनके इंतला को यकीनी मनाया जा सके। अभी ताज़ा सूरत हाल सिटी की जाने से बताया जा रहा है कि तकरीबन 70% जो है वो पार्किंग स्टैंड खाली हो चुके हैं। 30% जो है वो अभी भी पार्किंग स्टैंड में बसें और जो ट्रक हैं वो मौजूद हैं जिनके निकला को यकीनी मनाया जा रहा है। सिटी और तरफ की जाने से ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले रिक्शा और मोटरसाइकिल स्टैंड जो है उसको खाली करवाया गया, उसके बाद गाड़ी और वैगन स्टैंड और अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त बसें और जो ट्रक स्टैंड है उसको खाली करवाने का अमल जारी है, जिसके लिए अभी भी सूरत हाल ये है कि रायगढ़ आने और जाने वाली तमाम शहरों को मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया और जो रायगढ़ इज्तिमा के हिस्सा है उनके निकला को यकीनी मनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस वक्त 70% जो है वो पार्किंग स्टैंड खाली करवा लिए गए हैं और ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अभी भी 1 से 1.5 घंटा दरकार है। जब तक तमाम पार्किंग स्टैंड खाली नहीं हो जाते तब तक जो रायगढ़ आने और जाने वाले तमाम शहरा हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। जो रायगढ़ इज्तिमा के शुरका हैं उन्हें एक तरफा ट्रैफिक चलाते हुए इस वक्त मुल्तान रोड, सुंदर रोड, मांगा रोड, रायगढ़ रोड और रिंग रोड से मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो भिजवाया जा रहा है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक जो तमाम पार्किंग स्टैंड हैं उन्हें खाली करवा दिया जाएगा और उसके बाद जैसे ही इनखला का अमल मुकम्मल होगा तो उसके बाद जो रायगढ़ आने और जाने वाले तमाम शराह हैं उन्हें ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। ठीक है, आबिद चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ शाहिद नदीम सिपरा भी मौजूद है, उनका रुख कर लेंगे। शाहिद नदीम सिपरा, आप बताइएगा, एक बड़ी तादाद में शुरका यहाँ पर मौजूद थे, कितना फीसद इनखला जो है इस वक्त मुकम्मल हो चुका है पंडाल का, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, रायगढ़ में होने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरला आज दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुआ है। जो मौलाना इब्राहिम देवला ऑफ इंडिया की जानिब से खसूसी दुआ करवाई गई जिसके बाद इनखला का अमल शुरू किया गया और इस वक्त इज्तिमा गाह के अतराफ में इनखला का अमल तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम वो गाड़ियां और छोटी बड़ी जिसमें शामिल हैं और मोटरसाइकिल हैं वो उनको यहाँ से निकाल दिया गया है क्योंकि 3 शाहराएँ मुख्तस की गई थी और उनसे इनखला के अमल को मुकम्मल करने की कोशिश की गई। लाखों की तादाद में जो फर्जंदान इस्लाम है वो पहले मरहले में शरीक हुए थे और इसी तरह अब दूसरा मरहला जो है वो 13 नवंबर को शुरू होगा जिसमें मुख्तलिफ इलाके जो है वो मुख्तस किए गए हैं जहाँ से मिंदोबीन जो है वो आ सकेंगे और इज्तिमा में शरीक होंगे और आइंदा इतवार इख्तितामी दुआ होगी जिसके बाद रायगढ़ में होने वाला आलमी तबलीगी इज्तिमा इख्तिताम पजीर हो जाएगा। अगर ये बयानात की बात की जाए तो जुमेरात के रोज़ पहला मरहला शुरू हुआ था
मौलाना अहमद बटला का पहला खिताब हुआ था और उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश से आने वाले मारूफ उलमा इकराम जिनमें मौलाना अहमद लाड शामिल हैं, इनके अलावा मौलाना इस्माइल गोदरा, मौलाना अब्दुल रहमान समेत दिगर जो हैं उनके बयानात का सिलसिला जारी रहा। और आज नमाज फजर के बाद मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद की जानिब से इज्तिमागाह से रवाना होने वाली जितनी तबलीगी जमातें हैं उनको हदायत दी गई कि वह मुख्तलिफ इलाकों में जाएँ और दीन इस्लाम की तरवीज के लिए लोगों को आमादा करें कि वो घरों से निकलें और इस्लाम के लिए काम करें। उसके बाद मौलाना इब्राहिम देवला ने खसूसी दुआ करवाई और दुआ के बाद आलमी तबलीगी इज्तिमा का पहला मरला इख्तिताम पजीर हुआ। और इस वक्त रायवंड इज्तिमागाह चौक के अतराफ की अगर बात की जाए तो यहाँ से तकरीबन इनखला के अमल को मुकम्मल कर लिया गया है। ठीक है, शाह नदीम सिप्रा हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वक्कास अहमद का रुख कर लेंगे। वक्कास, बताइएगा इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और आप क्या मनाज़िर देख रहे हैं इस वक्त? इस वक्त मैं ठोकर नियाज़बेग मोटरवे पर मौजूद हूँ और अभी जो बड़ी बसेस हैं जो कि सबसे लास्ट पे पार्किंग स्टैंड से जिनका इनखला हुआ था वो यहाँ पर आना शुरू हो चुकी हैं और जो है मोटरवे पर अपना सफ़र जो है वो जारी रखे हुए हैं। मोटरवे पुलिस के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रैफिक वार्डन्स भी मौजूद हैं और उनके बकौल 80 से 85% जो इनखला है वो मुकम्मल हो चुका है। और जैसे ही इनखला जो स्टैंड है वहाँ से जो फ़्लो है वो नॉर्मल होगा तो जो रास्ते हैं रायपुर रोड की तरफ जाने वाले उनको भी खोल दिया जाएगा। तकरीबन 8:30 पौने 9 के दरमियान ये इनखला शुरू हुआ था और गुज़िश्ता 3 घंटे से ये इनखला का जो अमल है वो जारी है और मज़ीद ये मुकम्मल होने में 1 घंटा लग सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वक्कास अहमद आपका। शाह नदीम सिप्रा और अभी चौधरी भी हमारे साथ मौजूद थे, तीनों का बहुत शुक्रिया। रायवंड तबलीगी इज्तिमा के बाद मुल्क भर से आए मंदोबीन की वापसी का सिलसिला जारी है। वो बतियां चौक ता ठोकर से इनखला का सिलसिला जारी है। चौक को अतराफ से बंद करके ट्रैफिक की रवानी मजीद तेज बना दी गई है। इनखला के आखिरी मरहला में सामान से भरी हुई कोस्टर्स और वैन्स अपने मंजिलों की जानिब रवान दवा हैं। रायवंड तबलीगी इज्तिमा के बाद मुल्क भर से आए मंदोबीन की वापसी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से जानेंगे अरबाज खान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, रायवंड के सालाना तबलीगी इज्तिमा का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद इनकला का सिलसिला पूरे जोरों शोर से जारी है। जिन शुरका ने जो है वो तबलीगी इज्तिमा के अंदर शिरकत की, उनके मोटरसाइकिलों के ऊपर, चिंचों के ऊपर और वैन्स के ऊपर जो है वो इनकला का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुफ्तिया चौक पर जिसको दोनों तरफ से जो कि एक सड़क जा रही है मोलन माल को और दूसरी जानब जा रही है पाइन एवेन्यू को, उसको भी बंद कर दिया गया है और 2 तरफा सड़क जो है उसको एक तरफा कर दिया गया है ताकि जल्द अज जल्द जो इनकला का सिलसिला है उसको बेहतरीन तरीके से मुकम्मल कर लिया जाए। सबसे पहले इनकला के अंदर हमने देखा कि मोटर बाइक्स, गाड़ियाँ और चिंचियाँ और जो छोटी बसें होती हैं उनको जो है वो निकाला जाता है। और अब जो इनकला के मरहला जो है वो अगली तरफ जा रहा है तो बसें, कोस्टर जिसके अंदर ज़्यादा लोग जो है वो जा रहे हैं, यहाँ से सामान से लदी हुई यहाँ पर जो है आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं कि कोस्टर जो है वो गुजर रही है। सड़क को एक तो बंद करवाना जो है वो भी एक अमल है। साथ ही साथ शहरियों को जो है वो रोका जा रहा है कि वो सड़क क्रॉस ना करें क्योंकि गाड़ियाँ जो है वो रायवंड इज्तिमा से तेज़ रफ्तारी के अंदर आ रही है। ट्रैफिक एहलकारों का यही कहना है तकरीबन 1 से 1.5 बजे तक की उनकी ये पेशन गोई है कि इनकला का जो अमल है वो मुकम्मल होगा। उनकी कोशिश है कि बगैर किसी हादसे और बेहतरीन तरीके से इस अमल को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। ठीक है अरबाज, बहुत शुक्रिया। सालाना तबलीगी इज्तिमा का आज पहला मरहला इख्तिताम पजीर हो गया है और खुसूसी दुआ के बाद इनखला का अमल जारी है। इस हवाले से मजीद जान लेंगे, तलहा अशरफ से, बताइएगा। जी बिल्कुल, रायवंड इज्तिमा का पहला मरहला जो कि इख्तिताम पजीर हो चुका है, आज खुसूसी दुआ करवाई गई जिसमें बड़ी तादाद में जमातियों ने शिरकत की। उसके बाद इनकला का एक बड़ा सिलसिला जो कि शुरू हुआ और जो अभी तक जारी है। अगर मैं बताऊं तो मेरे कब में भी आपको नजर आ रही होंगी कि बड़ी गाड़ियां जिसके अंदर जो जमाती सवार हैं उनका साजो सामान भी है, ट्रक हैं, बसेस हैं और काफ़ी देगर छोटी और बड़ी गाड़ियां हैं। रफ्ता रफ्ता वो के जो अपने रास्तों पर गामजन हैं। जबकि अगर बताऊं तो लाहौर से जो रायवंड की तरफ जाने वाला रोड है, जो ट्रैफिक लाहौर से रायवंड की तरफ जा रही है, उसको काफ़ी देर से रोका गया है और जब तक ये इनकला का सिलसिला जारी रखे तब तक ये रास्ता बंद रहेगा। और जैसे ही जो जमाती हैं वो यहाँ से इनकला का अमल मुकम्मल कर चुके होंगे तो उसके बाद ये जो रायवंड की तरफ जाने वाला रास्ता है उसको खोल दिया जाएगा। रिंग रोड के ऊपर जाने वाला भी रास्ता खुला है। उसके बाद दोनों तरफ से अड्डा प्लाट को जो कि ट्रैफिक वार्डन की निगरानी के अंदर जो कि ट्रैफिक को देख रेख की जा रही है और जो इनकला का सिलसिला जारी है, आज
लाहौर के अंदर भी जमाती जा रहे हैं और उसके बाद जो देकर दूसरी शहरों से आए हुए जमाती थे उन्होंने भी अपना रुख अपने शहरों की तरफ कर लिया है। जी ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। रायविंड आलमी तबलीगी इज्तिमा का आखिरी रोज इख्तितामी दुआ के बाद मुल्क भर से आने वाले मंदोबीन की वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। मोहलनवाल के मुकाम पर भी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। रायविंड से मोहलनवाल रोड को एक तरफा कर दिया गया है। तफसीलात जान लेंगे, उस्मान खादिम कंबो से बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मोहलनवाल में चौक पे मौजूद हूँ। आलमी तबलीगी इज्तिमा रायविंड का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है और तबलीगी इज्तिमा के इख्तिताम के बाद अब जो मंदोबीन है पूरे मुल्क के मुख्तलिफ अजला से आए हुए उनकी वापसी का सिलसिला भी जारी है। मोहलनवाल चौक के ऊपर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा है। इस सड़क के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं है क्योंकि वो अजला जहाँ से इस दफ़ा इस मरहले के अंदर मंदोबीन इज्तिमा में शिरकत के लिए आए हैं वो इस रास्ते से उनका गुजर बहुत कम है। इक्का दुक्का बसें यहाँ से गुजर रही हैं। शुरका को लेके बसों के ऊपर छत के ऊपर सामान जो है वो रखा हुआ है, उसको तरपाल से बांधा गया है और शुरका अपने अपने इलाकों को जा रहे हैं। जो लोकल ट्रैफिक है वो फिलहाल इस्तेमाल करने के लिए मंदोबीन यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। मोहलनवाल से रायविंड जाने वाले रास्ते को जो जाने वाली तरफ साइड है उसको बंद किया गया है बैरियर लगा के, लेकिन चिंकी रिक्शे और ऑटो रिक्शे जो है इस रोड के ऊपर चल रहे हैं। रायविंड से मोहलनवाल आने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर खुला है, ट्रैफिक का कोई दबाव भी नहीं है। बसें, कोस्टर्स या प्राइवेट कार इस साइड पे इस एरिया की तरफ बहुत कम आ रही हैं। रायविंड इज्तिमा से जो दूसरे अतराफ हैं, ठोकर नियाज बेग है, वो बतिया चौक है, वहाँ पे हमें जो है वो दबाव देखने में मिला है, लेकिन मोहलनवाल पे कोई भी दबाव नहीं है। आम मामूल की ट्रैफिक मेन रोड के ऊपर रमा दमा है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार अफसरान भी यहाँ पे मौजूद हैं। किसी भी किस्म की ट्रैफिक की अगर रवानी को मुतासर हो तो उसको हल करने के लिए यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद है, लेकिन ताहाल तक जो तबलीगी इज्तिमा से आने वाले शुरका हैं उनका कोई दबाव देखने में नहीं आया। चंद एक बसें कुछ वक्फे से यहाँ से गुजर रही हैं और मामूल के मुताबिक ट्रैफिक की बहाव जो है वो जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम कंबो। लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 224 रिकॉर्ड की गई है, जो कि दुनिया के आलूदा शहर में लाहौर तीसरे नंबर पर आ चुका है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में शरह 500 से तजावुज़ कर गई। लॉयर मॉल और रावी रोड पर आलूदगी की शरह 515 रिकॉर्ड की गई है, जबकि सांदा रोड 311, अस्करी 10 में आलूदगी की शरह 283 रिकॉर्ड हुई। DHA फेज़ 8 में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 269 रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद जान लेंगे इस सूरत हाल के हवाले से। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर की फ़िज़ा बदस्तूर आलूदा है। इस वक्त भी हद निकामी कमी देखी जा रही है क्योंकि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर तीसरे नंबर पर बरकरार है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 224 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर आलूदगी की शरह 500 से ज़्यादा है। अगर बात कर लीजिए तो इस वक्त लोअर माल के तरफ में आलूदगी की शरह 515 रिकॉर्ड की जा रही है। रावी रोड के तरफ में भी AQI 515 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि सांदा रोड के तरफ में आलूदगी की शरह 311 रिकॉर्ड की जा रही है। अस्करी 10 में 283 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि DHA फेज़ 8 में 269 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह से GCU के तरफ में आलूदगी की शरह 262 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि खुश्क मौसम है, बारिशें नहीं हो रही, जिसकी वजह से फिजा में आलूदा ज़रात PM 2.5 मौजूद हैं, जो कि लाहौर की फ़िज़ा को मज़ीद आलूदा करने का बाइस बन रहे हैं और साथ ही साथ इंसानी सेहत पर जो है वो असरात भी मुरतब कर रहे हैं। स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी की वजह से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि मौसम तो तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फ़िज़ाई आलूदगी और AQI जो है वो आगे चलकर उसमें मज़ीद इजाफा देखने में नजर आएगा। सुबह और रात के औकात में वैसे ही फ़िज़ाई आलूदगी ज़्यादा होती है क्योंकि गाड़ियों का धुआं होता है, ट्रैफिक का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से फ़िज़ा जो है वो आलूदा दिखाई देती है। माहिरीन की जानिब से शहरियों से कहा जा रहा है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी तौर पर घर से ना निकलें, अपनी बैरूनी सरगर्मियों को महदूद रखें और दीगर एहतियाती तदाबीर भी अपनाए रखें। ठीक है समरा फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा क्रैकडाउन, 3 करोड़ 15 लाख रुपए से जायद मालियत का मुजरे सेहत मुरब्बा तल्फ कर दिया गया। आपको बताएं कि नाकिस मुरब्बा गाजर, मुरब्बा सेब, मुरब्बा बांस, आमला, हरीर, अशरफी की बड़ी खेप बरामद की गई है। 45,000 किलो फंगस ज़दा मुरब्बा तल्फ किया गया और यूनिट बंद कर दिया गया। मुकदमा दर्ज किया गया है और मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर शाहदरा में फूड फ्रॉड माफिया का मकरू धंधा सरबा मोहर हो गया। हवेली नुमा गोदाम में नाकिस मुरब्बा तैयार किए जा रहे थे। DG फूड अथॉरिटी के मुताबिक ये बताया गया है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि यूनिट में कीड़े और फंगस ज़दा फलों से मुरब्बा तैयार किया जा रहा था। इस कार्रवाई के हवाले से मज़ीद जान लेंगे कलीम अख्तर से, बताइएगा।
जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से ये शादरा के करीब हवेली नुमा गोदाम था जहां पर कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में 3 करोड़ 15 लाख रुपए से मालियत का जो मुज़र सेहत मुरब्बा है ये मौका पर तलब किया गया है। बताया गया है कि इस कार्रवाई के दौरान गाजर, सेब और इसके अलावा दीगर जो आमला और अशगी की बड़ी मिकदार जो है वो बरामद की गई है, जबकि मालिकान की जानिब से ये छुप के जो है बेसिकली कारोबार किया जा रहा था, जिसके पेश नज़र खुफिया इत्तला मिलने पर ये कार्रवाई अमल में लाते हुए न सिर्फ जो मुतलका यूनिट है ये बंद करके मुकदमा दर्ज करके जो मालिक का मौका से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस हवाले से डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बताया गया है कि बारादरी रोड शादरा में ये गोदाम था जहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही थी, जबकि जो यूनिट मालिक है ये फलों सब्जियों से बदबू, कीड़े और इसके अलावा फंगस को साफ करने के लिए ममनुआ जो केमिकल है उसका भी इस्तेमाल कर रहा था, जबकि फूड रेगुलेशन की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही थी और इंतहाई बदबूदार और गंदे माहौल में ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। जबकि इसके अलावा बताया गया कि इंतहाई लाजिमी रिकॉर्ड मेडिकल ट्रेनिंग अदम मौजूद पाया गया, जिसके पेश नज़र सफाई के नाक़िस इंतज़ामात भी पाए गए और इसी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए न सिर्फ यूनिट को बंद कर दिया गया है बल्कि मुकदमा दर्ज करके जो मालिक है उसे मौका पर गिरफ्तार भी कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया कलीम अख्तर आपका। दूसरी जानिब शहर की परचून मार्केट में आज भी सस्ती चीनी दस्तयाब नहीं है। शहरी महंगे दामों और नमक नुमा चीनी खरीदने पर मजबूर है। ओपन मार्केट में चीनी 210 से 220 रुपये किलो फरोख्त होने लगी। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अलावा कहीं 179 रुपये में चीनी दस्तयाब नहीं है। चीनी की अदम दस्तयाबी और महंगे दामों मिलने पर शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि चीनी का रेट 194 रुपये पड़ता है, 179 की कैसे फरोख्त करे। मज़ीद जान लेंगे अबू बकर शेख से, बताइएगा। बिल्कुल जी, शहर की ओपन मार्केट के अंदर आज भी शहरियों को सस्ते दामों चीनी दस्तयाब नहीं है। जो लाहौर के बासी हैं ये नमक नुमा चीनी खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। इसके साथ साथ लाहौर की ओपन मार्केट के अंदर जो चीनी का रेट है वो 210 रुपये से लेके 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ओपन मार्केट के अंदर फ़रोख्त हो रही है। मासवाए कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर हैं जहां पे सरकारी निर्खनामे के मुताबिक 179 रुपये के हिसाब से जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं और जो बड़े आपके स्टोर समझे जाते हैं वहां पे चीनी दस्तयाब है। शहरियों ने ये शिकवा किया है कि कमोबेश काफ़ी महीने हो चुके हैं चीनी के रेट को ऊपर गए हुए और चीनी मार्केट में दस्तयाब ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। जो शहरी हैं इन्होंने मुतालबा किया कि जो मुतलका महकमे हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, इनसे इन्होंने अपील की कि जिन दुकानों पे चीनी की सप्लाई नहीं है वहाँ पे चीनी की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए और जो दुकानदार 210 से लेकर 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से चीनी को फ़रोख्त कर रहे हैं उस पर भी चेक एंड बैलेंस करके चीनी का जो सरकारी रेट है 179 इस पर फ़रोख्त करने को यकीनी बनाया जाए। बहुत शुक्रिया आपका अबू बकर शेख। ईंटों के नर्ख में मुसलसल इजाफे से तामीराती सनत से वाबस्ता अफराद परेशान हो गए। 2 माह के दौरान ईंटों के नर्ख में 60% का बड़ा इजाफा हुआ है। दर्जे अव्वल की 1000 ईंटों की कीमत 27,000 रुपये तक पहुंच चुकी है, जबकि दर्जे दोम की ईंटों का नर्ख 19,000 तक पहुंच गया है। ईंटों के नर्खों में मुसलसल इजाफे से बिल्डिंग मटीरियल का कारोबार ठप होकर रह गया। जान लेते हैं मजीद, ताहिर जमील खान से, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईंटों के नर्ख में मुसलसल इजाफे से जहां एक जानिब तामीराती जो सनत है वो बहरान का शिकार है, तो दूसरी जानिब इस कारोबार से मुंसलिक जो अफराद हैं यानी कि बिल्डिंग मटीरियल के कारोबार से वो भी इस वजह से परेशान नजर आते हैं, क्योंकि ईंटों के नर्ख में मुसलसल इजाफा हो रहा है। पिछले 2 माह के दौरान तकरीबन 10,000 रुपए दर्जा अव्वल की ईंट के नर्ख में इजाफा हो चुका है फी 1000 के पीछे, और इस दर्जा दोम की जो ईंट है उसमें भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, 6 से 7,000 रुपए वो भी बढ़ चुकी है। इस हवाले से बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल एसोसिएशन के हमारे साथ रुकन मौजूद हैं। अच्छा सर, बताइएगा, अभी आप बता रहे थे कि आप ईंटों के नर्ख में मुसलसल इजाफा हो गया, तो इससे किस कदर आपको मसला होता है और आपके मुतालबात क्या है? सर मसला ये है कि तकरीबन ये 2 हफ्तों में ना तकरीबन 18 से 26 हजार रेट अव्वल ईंट का चला गया और 2 ईंट जो है 14,000 से 20,000 पे चला गया, और इस वजह से गाहक आ रहा है सिर्फ रेट पूछ रहा है, ले नहीं रहा, और इस वजह से काम भी सुस्त पड़ गया। मजदूर यूनियन जो है उसका भी कारोबार इसी के साथ है, ईंट जाएगी तो मजदूरों का काम भी चलेगा, इसकी वजह से बहुत कारोबार सुस्त। तो आप चाहते क्या, आपका मुतालबा क्या, आप क्या चाहते हैं नर्ख के वाले से? मुतालबा यही है कि रेट नीचे आना चाहिए। गाहक तो आ रहा है, गाहक तो ये सोच कर रहा है कि ये दुकान वाला रेट ऊपर लेके जाए, पर ये दुकान वाला नहीं, पीछे भट्टे से इसका रेट ऊपर चला गया
اور اگر بٹھے سے ریٹ نیچے آ جائے تو ہم بھی ریٹ نیچے کر لیں گے. ہم تو 1000 کے پیچھے 200-400. تو اس کا فکس کو ریٹ نہیں ہے سرکار کی جانب سے؟ فکس ریٹ نہیں، اس کا روز ریٹ اوپر جا رہا ہے، ہر دن اوپر جا رہا ہے. جی بہت شکریہ. جی بالکل، یہ آپ نے سنا، ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اس کا ریٹ مقرر نہیں ہے، اس وجہ سے ریٹ اس کا مسلسل اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ان کے کاروبار جو ہے اس پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. بہت شکریہ طاہر جمیل خان آپ کا. سرکاری محکموں میں طبی بنیادوں پر نااہلی کی پالیسی کے تحت ملازمین کا ڈیٹا مانگ لیا گیا. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے وزارتوں ڈویژنوں میں تعینات ملازمین کی تفصیلات طلب کر لی ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے تمام فیلڈ فارمیشنز میں ملازمین کا ڈیٹا بھی طلب کیا. ایف بی آر نے تمام ڈائریکٹر جنرلز، چیف کمشنرز، ڈائریکٹرز کو ہدایات جاری کر دی گئی ہے. طبی بنیادوں پر مانگے گئے ڈیٹا میں کانٹریکٹ پر تعینات ملازمین کی تفصیلات شامل کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں. مزید جان لیتے ہیں، کلیم اختر سے بتائیے گا. جی بالکل، میڈیکل انویلیڈیشن پالیسی کے تحت تمام ملازمین کا جو ڈیٹا ہے وہ اکٹھا کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے تمام وزارتوں، ڈویژنوں اور ان کے ماتحت جتنے بھی دفاتر ہیں اس میں تمام ملازمین کا جو ڈیٹا ہے وہ اکٹھا کرنے کے لیے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. اور اسی سلسلے میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی جانب سے بھی تمام جو چیف کمشنرز، کلیکٹرز اور اس کے علاوہ جو ڈی جیز ہیں ان کو خصوصی مراسلہ ارسال کیا گیا ہے، جس کے متن کے مطابق کہا گیا ہے کہ وہ تمام ایسے ملازمین جو کہ ان کے ماتحت مختلف ٹیکس دفاتر کے اندر کام کرتے ہیں ان کا بھی جو ڈیٹا ہے وہ ہیڈ کوارٹر کو ارسال کیا جائے گا. جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایسے تمام ملازمین جو کہ کنٹریکٹ بیس کے اوپر اپنے خدمات مختلف ٹیکس دفاتر میں سر انجام دے رہے ہیں ان کا بھی جو تمام تر ڈیٹا ہے وہ ارسال کیا جائے گا، اور جو ڈیٹا ہے وہ خاص فارمیٹ کے اندر ہوگا. اور اس فارمیٹ کے مطابق نہ صرف ملازمین کا جو نام ہے وہ دینا ہوگا بلکہ اس کے علاوہ ان کی ولدیت، ان کا عہدہ اور وہ اس وقت کہاں پر کس ٹیکس دفاتر کے اندر اپنے خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اس حوالے سے جو تمام تفصیلات ہیں وہ بھجوانا ہوں گی. جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو تمام محکمے ہیں وہ مخصوص انداز کے اندر، مخصوص فارمیٹ کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ ہیڈ کوارٹر کو ارسال کریں گے. جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو ڈیٹا اکٹھا کیا جا رہا ہے اس کا مقصد میڈیکل انویلیڈیشن پالیسی کے تحت ایسے تمام ملازمین کی بیماریوں کی نوعیت کا اندازہ لگانا ہے جو کہ مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. جبکہ اس کے علاوہ ان بیماریوں کی شدت سمیت دیگر جو معاملات ہیں ان کا بھی جائزہ لگانا ہے. جبکہ اس کے علاوہ جو پالیسی ہے اس کے تحت ایسے تمام ملازمین جو کہ مختلف ٹیکس دفاتر کے اندر، مختلف ڈویژن اور اس کے علاوہ جو محکمے ہیں ان کے اندر سر انجام دے رہے ہیں اپنی خدمات، ان کی نوعیت کا بھی اندازہ لگانا ہے کہ وہ کس حد تک اپنی جو خدمات ہیں وہ مزید سر انجام دے پائیں. بہت شکریہ کلیم اختر آپ کا. پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 میں آڈٹ رپورٹس کی سماعت کے دوران نت نئے انکشافات کا سلسلہ جاری ہے. پی ٹی آئی کے دور حکومت میں کانٹریکٹر پر کرپشن کے الزامات ثابت کیے گئے. الزامات ثابت ہونے کے باوجود کارروائی نہ کیے جانے کا انکشاف ہے. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی میں بے ضابطگی میں ملوث کانٹریکٹر کے خلاف ایکشن نہیں لیا گیا. مالی سال 2021 سے 22 کی آڈٹ رپورٹ میں مالی بے ضابطگیاں ثابت ہوئی ہیں. اس حوالے سے مزید ہمیں آگاہ کر رہے ہیں راؤ دلشاد حسین، بتائیے گا. بالکل جی، پنجاب اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 ہے جہاں پر ماضی کی حکومت یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران جو آڈٹ رپورٹس تھیں کارکردگی محکموں کی وہ پیش کی گئیں تو نت نئے انکشافات ان آڈٹ رپورٹ میں سامنے آتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ و ایجوکیشن اتھارٹیز کے حوالے سے آڈٹ رپورٹ جمع کروائی گئیں، وہ چونکہ اب زیر سماعت ہیں. ان آڈٹ رپورٹس میں جو ہے وہ ایک انوکھا جو انکشاف ہوا ہے، وہ انوکھا انکشاف یہ ہے کہ مالی بے ضابطگیاں ثابت ہوئی، کرپشن ثابت ہوئی. سرکاری ملازمین کے خلاف تو کارروائی کی گئی لیکن جو متعلقہ کنٹریکٹرز تھے، جو بینیفیشریز تھے براہ راست اس کرپشن کے نتیجے میں ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی. اس حوالے سے نہ صرف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے اظہار برہمی کیا بلکہ تشویش کا اظہار بھی کیا اور آئندہ ایسے واقعات کے تدارک کے لیے جو ہے وہ کمر بھی کس لیا. آپ کو بتائیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 نے واضح کیا، خاص طور پر چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 احمد اقبال چودھری نے واضح کیا کہ آئندہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ سامنے آئے گا سرکاری افسران کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو متعلقہ
कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जो कि बेनिफिशरी होते हैं सारे निज़ाम में, उनके खिलाफ भी उसी कानून के तहत जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और एंटी करप्शन इस हवाले से एंटी करप्शन को भी लिखा जाएगा। ताहम हमेशा अफसरों के खिलाफ तो कार्रवाई होती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स जो बराह रास्त बेनिफिशरी होते हैं वो इस सारी सूरत हाल से बच निकलते हैं। तो आइंदा अब ऐसा नहीं होगा। जो भी माली बेज़ाब्तियों का केस सामने आएगा, इंक्वायरी के बाद, करप्शन साबित होने के बाद, उनको जो है वो सख्त सजा तजवीज़ की जाएगी ताकि आइंदा से ये सिलसिला जो है वो थम सके। फिलहाल जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, चूंकि ये माली साल 2021-22 की ऑडिट रिपोर्ट थी जिस पर ये मामला सामने आए कि सरकारी अफसरान को तो सजा दी गई लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स को जो है वो क्लीन चिट दी गई, लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं होगा। और आइंदा से अगर इस तरह का कोई केस सामने आएगा तो तवाज़ुन बराबर रखा जाएगा और मुतल्लिका जो कॉन्ट्रैक्टर्स होगा वो भी सजा का मुस्तहिक होगा। जी, बहुत शुक्रिया राउदिलशाद हुसैन आपका। साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन से जर्मनी की सफ़ीर ने मुलाकात की है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन मौजूद थे। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन भी मौजूद थे। पंजाब सरमायाकारी बोर्ड के डायरेक्टर डॉक्टर इमरान हाशमी और साथ ही साथ सनतकार भी मौजूद थे। इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा तिजारत पर बातचीत की गई है। जर्मन की सफ़ीर ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत को दरियाफ्त किया। दो तरफा तिजारत बढ़ाने के लिए अमले इक़दाम की ज़रूरत पर भी जोर दिया। पाक जर्मनी सरमायाकारों के माबैन जॉइंट वेंचर्स के इम्कानात का जायजा लिया गया है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान को जर्मन टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहिए। चौधरी शाफी हुसैन ने पंजाब के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के मौके से आगाह किया। पंजाब की स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। मजीद इस हवाले से जानने के अबूबकर शेख से बताएगा। बिल्कुल जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन से पाकिस्तान में जर्मनी की सफ़ीर एडा लेपल से मुलाकात हुई है, जिसमें सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन और वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन भी इस मुलाकात में शरीक थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफा तिजारत पर भी बातचीत की गई। जर्मन की सफ़ीर ने चौधरी शुजात हुसैन से उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की, जबकि मुलाकात में दो तरफा तिजारत को बढ़ाने के हवाले से मजीद इक़दामात पर बातचीत की गई। चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि जर्मन टेक्नोलॉजी शानदार है, पाकिस्तान को जर्मन टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा हासिल करना चाहिए। दूसरी जानिब चौधरी शाफी हुसैन ने कहा कि पंजाब के स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में गैर मुल्की सरमायाकारी मुख्तलिफ शोबों के लिए सरमायाकारी को वसी मौके फराहम करेगी। जी ठीक है, मुलाकात का हवाल बता रहे थे अबूबकर शेख, आपका बहुत शुक्रिया। इकबाल डे के मौके पर इंटर क्लब इकबाल डे T10 क्रिकेट लीग का इनकाद। लीग में पिंडी जिमखाना की 6 टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबला आएंगी। इस हवाले से जान लेते हैं, हाफिज शहबाज से बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं पिंडी जिमखाना क्रिकेट ग्राउंड पर। यहाँ पर आज पिंडी जिमखाना क्रिकेट क्लब के ज़ेरे एहतमाम इलामा इकबाल डे के हवाले से इकबाल डे T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का जो है एहतमाम किया गया। अगर इस टूर्नामेंट के हवाले से बात की जाए तो इंटर क्लब की टूर्नामेंट है, जिसमें 6 टीमें बनाई गई हैं पिंडी जिमखाना पर खिलाड़ियों की, जिनको ईगल्स, टाइगर्स, पैंथर्स, फॉल्कन के नाम दिए गए हैं। और 6 टीमें पहले मरहले में आपस में लीग की बुनियाद पर एक दूसरे के खिलाफ मद्दे मुकाबले आएंगे और उसके बाद जो 2 टॉप टीमें हैं उनके दरमियान फाइनल खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का बुनियादी तौर पर जो मकसद है वो नौजवान नस्ल को इलामा इकबाल की तालीमात से आगाही देना और इस दिन की जो अहमियत है उसको उजागर करना। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर शहर के मरूफ क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र शुएब डार, अख्तर मुमताज़ भट्ट, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम डार और दीगर जो लोग हैं यहाँ पे उन्होंने इस तकरीब में शिरकत की और उन्होंने नौजवानों को आज के दिन की के हवाले से अहमियत के हवाले से आगाही दी है। और इस टूर्नामेंट का जो फाइनल है वो आज शाम 2 टॉप टीमों के दरमियान खेला जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज शहबाज आपका। नाज़रीन, कभी शामें बातों कहकहों और मेलजोल से सजी होती थी, अब हर चेहरा मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में गुम है। घर वाले एक ही जगह होते हैं मगर एक दूसरे से कोसों दूर। सोशल मीडिया ने अपनों से बात करने का वक्त ही छीन लिया है। ये जदीद दौर की वो खामोशी है जो शोर से भी ज़्यादा भारी महसूस होती है।
दौरे जदीद में एक ही छत तले रहने वाले अफराद एक दूसरे से कोसों दूर हैं। अब घरों के ड्राइंग रूम में बातें नहीं, मोबाइल फोन की स्क्रीन चलती है। सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल न सिर्फ खानदानी रिश्तों को मुतासिर कर रहा है, बल्कि ज़हनी तनाव, तन्हाई और एहसास कमतरी जैसे मसाइल में भी इजाफा कर रहा है। वालिदैन भी इस सूरत हाल से परेशान नजर आते हैं। कहते हैं, पहले हम सब शाम की चाय के साथ बैठकर बातें करते थे, अब सबके हाथ में फोन होता है। डर है कहीं हमारे बच्चे हमसे दूर ना हो जाएं। बच्चे मोबाइलों में इस कदर घुस चुके हैं कि उनको फैमिलीज की जो रिलेशनशिप के मामला है उनको तो कुछ पता ही नहीं है। अब कहीं भी आप गैदरिंग में भी जाएंगी तो देखेंगी, अगर किसी फैमिली में अगर कोई 5 बच्चे हैं तो 4 बच्चे फोन पर यूज में लगे हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि बच्चों और बड़ों में सोशल मीडिया का हद से ज्यादा इस्तेमाल नींद के मसाइल, डिप्रेशन और कम सोशल सर्कल का बाइस बन रहा है। हम डिजिटल मीडिया को हम छोड़ नहीं सकते, लेकिन वही वाली बात है कि हम इसको एक एडिक्शन की तरह साइकियाट्री में तो लेते हैं, जिसे हम इंटरनेट एडिक्शन कहते हैं। हमें लोगों में बैठना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए। एक और टर्म है जो हम इसे यूज़ करते हैं माइंडफुलनेस की, कि हेयर एंड नाउ को देखें कि जिस हम जगह पे और जिस टाइम पे बैठे हैं हम उसके मुताबिक रिएक्ट करें, तो उसके मुताबिक हम सोचें, उसके मुताबिक लोगों से बात करें तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। टेक्नोलॉजी जिंदगी को आसान जरूर बना रही है, मगर अगर हमने वक्त और ताल्लुकात का तवाज़ुन बरकरार न रखा तो शायद एक दिन हमारे घरों में सिर्फ खामोशी बाकी रह जाएगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन से नज़रें हटाकर एक दूसरे की आंखों में देखें, मुस्कुराहटों को इमोजीज में नहीं बल्कि चेहरों में तलाश करें। टेक्नोलॉजी ज़रूरी है, लेकिन करीबी ताल्लुकात की गर्मी उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त है कि एक दूसरे को दोबारा से वक्त दिया जाए, क्योंकि रिश्ते स्क्रीन से नहीं बल्कि दिलों से जोड़े जाते हैं। कैमरामैन राना अजहर के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर।